हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसमें आपने जाना कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। मेनली उनके दो ड्रॉबैक्स रहे थे। मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके लिए मैक्सवेल ने बता दिया क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए, डेट इज़ नॉर्मल रीज़न जो आप सबने जान लिया। लेकिन दूसरा जो पॉइंट था उनका, वो ये नहीं बता पाए कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस, जैसा कि उन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है। रदरफोर्ड ने बताया था व्हाई, ऐसा क्यों होता है, वो उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अच्छा, पहली चीज उन्होंने क्यों कहा कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जिस टाइम रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था उससे पहले स्पेक्ट्रम की खोज हो चुकी थी। ठीक है, स्पेक्ट्रम आ चुका था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। और उससे पहले जो एक वैज्ञानिक रहे हैं हाइगेन, उन्होंने वेव नेचर की खोज कर दी थी। जो लाइट है उसकी वेव नेचर की खोज कर दी थी। करीब 1600 की टाइम पे की बात है, बहुत पहले की बात है। हाइगेन ने ये बता दिया था कि लाइट जो है वेव की फॉर्म में आती है। और जो वेव आती है वो वेव कैसी होती है, वो वेव कुछ इस तरह से होती हैं। वेव कैसी होती है, कुछ इस तरह से। जैसे मान लिया आप पानी में एक पत्थर डालो तो पानी की लहरें कुछ इस तरह से अप एंड डाउन करती हैं, डेट इज वेव। तो वेव जो होती है, वेव की नेचर कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है। वेव की नेचर कैसे होती है, कंटिन्यूस। वेव की नेचर कंटिन्यूस होने की वजह से यहाँ पर रदरफोर्ड ने ये बताया कि चूंकि लाइट जो आ रही है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, इसलिए जो स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा होगा, एच स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होगा। ये बात उन्होंने कही। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस ना होगा, डिसकंटिन्यूस था। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा था, डिसकंटिन्यूस था। क्यों था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब ये प्रॉब्लम सबके सामने क्रिएट हो गई। जितने भी उस समय साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट थे, सबके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ये भी तो उन्होंने स्टडी से बताया, अपने एक्सपेरिमेंट से बताया है। तो ऐसा क्यों हुआ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस होता है, यानी कि जो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो ईएम रेडिएशन मैंने लिखा है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो है वो ओनली वेव नेचर नहीं रखते, कुछ और भी रखते हैं। अब वो क्या है, ये जानने के लिए उन्होंने ये सारी स्टडी जो वो एटम के मॉडल पे कर रहे थे, पहले थॉमसन का मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, सब स्टॉप कर दी स्टडी। अब उन्होंने कहा कि हम नए सिरे से शुरू करते हैं। नए सिरे से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो केवल वेव नेचर नहीं है, कुछ और भी है, वो आखिर क्या है। ठीक, अब जिस टाइम ये सब चल रहा था उसी टाइम एक वैज्ञानिक थे प्लांक, वो अपना काम कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, और भी कुछ साइंटिस्ट रहे, उन सब ने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो लाइट होती है वो केवल वेव नेचर नहीं शो करती है, वो एक पार्टिकल नेचर भी होती है। उसमें एक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। पार्टिकल कैसा होता है, जिसमें मास होता है, एनर्जी होती है। पार्टिकल की फॉर्म में भी वेव होती है। ठीक, जो लाइट्स होती हैं वो पार्टिकल के फॉर्म में भी होती हैं। तो अब कुछ और ही बदल गया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो लाइट है वो केवल वेव नेचर शो नहीं करेगी, वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगी। यानी कि अब लाइट की कैसी नेचर हो गई, ड्वेल नेचर हो गई। ड्वेल नेचर यानी कि दोनों नेचर शो करेगी, पार्टिकल भी और वेव भी। ठीक है, अच्छा ये चीज़ क्या रही, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे बोर्स मॉडल आया, यानी कि रदरफोर्ड मॉडल से बोर्स मॉडल तक पहुंचने का जो हमारा एक सफ़र है, वो सफ़र यहाँ से होके गुजरता है कि हम पहले वेव नेचर जाने लाइट की और फिर पार्टिकल नेचर भी जाने। जब हम दोनों चीज़ अच्छी तरह से जान जाएंगे तो हम बोर मॉडल के रिल्म को समझ पाएंगे कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे, उन्होंने ये मॉडल कैसे डेवलप किया, उस मॉडल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो हम तब जानेंगे जब हम पहले ये जाने लाइट की वेव नेचर क्या है और पार्टिकल नेचर क्या है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब
सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, ये तो वैज्ञानिकों की प्रॉब्लम थी जो हम भी देख रहे हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम वेव नेचर पढ़ेंगे लाइट का और पार्टिकल नेचर भी पढ़ेंगे। ठीक है, वेव नेचर में हमने बताया था आपको अभी स्पेक्ट्रम की खोज हो चुकी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेव नेचर। पहला हमारा नेचर क्या है, वेव। सबसे पहले वेव नेचर की खोज हुई थी, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, अब इसमें क्या आता है, वेव नेचर ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो स्पेक्ट्रम के बेस पर एक्सप्लेन किए गए हैं। मैंने क्या पता आपको, वेव नेचर डिस्कवर हो गया, स्पेक्ट्रम डिस्कवर हो गया। स्पेक्ट्रम के बेस पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पूरी स्टडी बेस हो गई। वो क्या था, स्पेक्ट्रम जो होता है वो मास और एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। जो स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं वो मास और एनर्जी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम कहते हैं ना, एक प्रिज्म पर जब सूरज का प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, सूरज के प्रकाश में क्या एनर्जी है और मास भी है। ठीक है, तो एनर्जी तो हो गई वेव की फॉर्म, मास हो गई पार्टिकल फॉर्म। लेकिन उस समय तो पार्टिकल फॉर्म की खोज नहीं हुई थी। तो जो स्पेक्ट्रम था वो जब कैसे आया, स्पेक्ट्रम कैसे आता है, जब एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म पर सनलाइट पड़ी, यहाँ से सनलाइट पड़ी और वो इस प्रिज्म से टकरा कर जो है 7 रंग में डिवाइड हो गई, जिसको हम विबग्योर कहते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, 7 रंग की लाइट में डिफ्लेक्ट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ये बहुत पहले खोज हो चुकी थी। तो स्पेक्ट्रम के बेस पर वेव नेचर में सारी पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए थे। लेकिन पूरी तरह से रदरफोर्ड के मॉडल जो है वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें पार्टिकल पॉइंट भी है। तो अब ये जानने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला हम पढ़ेंगे वेव नेचर। ठीक है, आइए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि वेव नेचर क्या होती है, वेव में क्या होता है। देखिए, अगर आप पानी में एक पत्थर डालें तो पानी की लहरें कुछ इस तरह से मूव करती हैं। आप रस्सी एक दीवार पे बांध दो, रस्सी का एक कोना, और उसको इस साइड से हिलाओ तो लहरिया के फॉर्म में मूव करती है। या आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, आप इंटर में या पढ़ रहे होंगे जो बच्चे 11th-12th के हैं। तो डेट इज कॉल्ड वेव। ठीक है, हमने इसके बिट पॉइंट से ये खींच दिया। ठीक, ये आपका कहलाएगा क्रिस्ट और ये कहलाएगा टॉप। वेव का हाईएस्ट पॉइंट क्रिस्ट, लोएस्ट पॉइंट टॉप। ठीक है, ये हमारी पूरी एक वेव कहलाती है। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लें, दोनों तरफ इक्वल होता है। हाँ, ये भी चीज़ आप ध्यान रखना, ये जो आता है ना, अगर जितना ऊंचाई से ऊपर जाएगा उतनी ऊंचाई से नीचे जाएगा। ठीक है, ये पूरी एक वेव बनती है। ये हमारी पूरी एक वेव हो गई। कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी एक वेव है। ठीक है, तो ये पूरी एक वेव है। द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और टफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। जैसे ये और ये, इन दोनों के बीच की दूरी डेट इज वेवलेंथ। इन दोनों के बीच की दूरी डेट इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेव की भी तो लंबाई नापते हैं, डेट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब इस वेव की वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, और एक फ्रिक्वेंसी। जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, हम उसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना। जैसे लाइट है तो उसमें एनर्जी है। ठीक, कोई भी चीज़ है, जैसे मान लिया यही मैं ले रही हूँ पेन, इसमें मास है। ठीक, ऐसी वेव की भी तो प्रॉपर्टीज होंगी। तो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज 3 होती हैं, तो वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, और एक होती है इंटेंसिटी। ठीक है,
इसके बारे में हम स्टडी करते हैं जब भी हम वेव पढ़ते हैं, ठीक है। इतना तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा। अब इनमें क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, ये होता है वेलोसिटी मीन्स c, वेलोसिटी को हमने c से डिनोट करा, म्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, ठीक है। ये इसमें रिलेशन हो गया। क्लियर हुई बात। अब हुआ क्या, अब हमने वेलोसिटी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनकी फिक्स होती है, कितनी होती है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट आती है हमारे पास, सूरज का जो प्रकाश आता है। अब v तो यहाँ हो गया फिक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा रफ कर रही हूँ, v तो हो गया फिक्स, अब क्या हुआ, म्यू एंड लैम्डा डेट इज कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट हो गया तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इट मीन्स क्या, लैम्डा डेट इज अ वेवलेंथ जब कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट, यानी कि बहुत तेज प्रकाश, जैसे आप सूरज के बहुत तेज प्रकाश में खड़े हो जहाँ पर सनलाइट आपको चुभ रही है, डेट इज हाई फ्रीक्वेंसी, और तब वेवलेंथ लो हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हाई। ऐसा टाइम जब आप सूरज के गर्मी आपको महसूस ही नहीं हो रही है, बहुत हल्की है, तो हम कहेंगे उसको लो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे वेवग्योर है, वेवग्योर में जो हमें सातों रंग दिखाई देते हैं उसमें जो रेड रंग होता है, ये जो रेड वाला रंग होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, और जो वॉयलेट रंग होता है उसकी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेव के बारे में, जो आपने एक बेसिक नेचर चीज़ें जो आपने जानी, ठीक है। अब हम चलते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या होते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लिखिए। When a magnet moves in electric field or a charged particle moves in magnetic field, they generates a new kind of radiation by combination of electric field as well as magnetic field. This is called electromagnetic radiations, ठीक।
जब एक मैग्नेट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएं या एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं, दोनों अपोजिट कंडीशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, उसमें एक मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, या एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल जो चार्ज है उसको मूव करा रहे हैं। एक नई टाइप का रेडिएशन तब क्रिएट होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से डेवलप होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें इलेक्ट्रिक का भी प्रभाव है और मैग्नेट का भी प्रभाव है। दोनों इफेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है एंड मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये कुछ किस टाइप का होता है, आप इससे ग्राफ बनाओ। पहले इसको नोट कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे बीच में जेड एक्सिस आएगा। ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है। इस तरह से हमने ले लिया है। अब इस जेड एक्सिस के अलोंग हमारा इस तरह से रेडिएशन आ रहा है। ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। चाहती तो मैं आपको किसी बुक में से इस डायग्राम को दिखा देती, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। क्यों? जब तक हम उसको हाथ से नहीं बनाएंगे उसको समझ नहीं पाएंगे कि बनाना कैसे है और समझना कैसे है। दोनों चीज़ें आनी चाहिए ना। कैसे बनाया हमने इसको? एक्स एक्सिस खींचा, वाई एक्सिस खींचा, जेड एक्सिस में करा, और जेड एक्सिस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्रिएट करा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो वाई एक्सिस में आया मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। एक चीज आप यहां ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना यहां पे। देखो वाई एक्सिस क्या है, जेड एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस खड़ा हुआ है और जेड एक्सिस ऐसे जा रहा है। जेड एक्सिस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई एक्सिस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड पे। ये अपने आप आपस में यहाँ क्रॉस कर रही हैं, ये देख रहे हो, यहाँ क्रॉस कर रही है। वो ऐसे आ रही है तो क्रॉस कर रही है, वो ऊपर से आ रही है तो उससे क्रॉस कर रही है, ठीक है। इस तरह से है। ये 3D को हमने 2D पे बनाने की कोशिश की है, इसलिए आपको 3D वे में समझना होगा। इसको थोड़ा 3D वे में अपने माइंड में इमेजिन करके सोचिए इसको, कि किस तरह से जेड एक्सिस से एक आपने एक्सिस खींचा, माइंड में सोचो, आपने एक एक्स एक्सिस खींचा, वाई एक्सिस खींचा और जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरंग आ रही है और ऊपर से वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की तरंग आ रही है। दोनों एक दूसरे को इस एक्स एक्सिस के पॉइंट पर टच कर रही हैं। आपने इमेजिन कर लिया, ठीक है। अब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। अब क्या होता है, एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हम पढ़ती नहीं है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आपस में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गए। तो यहाँ पे आप लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, MF शॉर्ट में कर दिया मैंने, आर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या है, लाइन ऑफ प्रोपेगेशन। ये जो वेव चलती है उसको हम प्रोपेगेशन कहते हैं। ये लाइन ऑफ प्रोपेगेशन है, इसके भी परपेंडिकुलर है। एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ प्रोपेगेशन। यहाँ पे आगे आप लिख लो प्रोपेगेशन, ठीक है, लाइन ऑफ प्रोपेगेशन। क्लियर हो गई बात?
ठीक, ये बना लिया आपने, ठीक है। अब इसी के आगे लिखो लाइट, जिसको हम सोलर रेडिएशन भी कहते हैं। सोलर रेडिएशन also consist same type of electric field, electric and magnetic field, hence the solar radiation is also an electromagnetic radiation। भाई सोलर रेडिएशन में भी क्या होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसलिए सोलर रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। ठीक है, जान लिया आपने। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें आप, वो मैं अभी स्पेक्ट्रम में पढ़ाऊंगी। ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं स्पेक्ट्रम पे। रब कर दूं, मिटा दिया आपने, ठीक है। अभी हम वेव नेचर पढ़ रहे हैं ना, डेट इज द वेव नेचर, सब वेव नेचर में ही है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये सब वेव नेचर है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, मैंने अभी बताया था क्या होता है। जब प्रिज्म पर लाइट पड़ती है तो 7 रंग में विभक्त हो जाता है, डेट इज स्पेक्ट्रम। लेकिन क्या स्पेक्ट्रम सिर्फ 7 रंग तक ही होता है? डेट्स अ क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता बच्चों, अभी बताते हैं कितना क्या होता है। पहले आप इसे लिखो, व्हेन एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, या तो सन और हीटेड मेटल, कोई भी मेटल, रक्त तप्त, बहुत ही तपी हुई मेटल। When energy of any object is passed through prism, it splits in different bands of color that are called different bands of color, which is called spectrum। क्या हुआ, ये प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है, यहां से सनलाइट पड़ी, ठीक है, सनलाइट पड़ी है, और ये सनलाइट 7 कलर में डेविएट हो गई, ठीक, दैट इज कॉल्ड सन स्पेक्ट्रम। इसको हम बोलते हैं सोलर स्पेक्ट्रम। लेकिन सोलर स्पेक्ट्रम ये तो वो स्पेक्ट्रम है जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है। हमारी आंखें जो होती हैं वो विजिबल रीजन को ही देख पाती हैं। अब ये रीजन क्या होते हैं, वो रीजन क्या होते हैं, इसको समझना जरूरी है। हो गया आपका, ठीक है। अब मैं इसे रब कर रही हूं। जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है वो किस टाइप में होता है, ये देखिए। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है गामा रेज, फिर सबसे ज्यादा गामा रेज, फिर एक्स रेज, यूवी, यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट विजिबल, फिर उससे कम इंफ्रारेड, फिर
उससे कम माइक्रोवेव, एंड देन उससे कम रेडियो वेव। ये होती क्या क्या है? गामा रेज बहुत हानिकारक रेज होती हैं, बहुत ज़्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पर क्या है? वेवलेंथ जो हो रही है वो क्या हो रही है? डिक्रीज, सॉरी, वेवलेंथ इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। यानी कि ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली है, हाई इंटेंसिटी की है, या कह सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की है, ये लो फ्रीक्वेंसी की है या लो इंटेंसिटी की है। तभी तो कहते हैं एक्स रेज या गामा रेज बॉडी पे पड़ती हैं तो बॉडी का कोई भी ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो क्यों? ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी की सबसे ज़्यादा हानिकारक रेज होती हैं। फिर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। ओजोन रे अल्ट्रावायलेट रेज को बचाती है हमारे शरीर पर पड़ने से। फिर होती है विजिबल रेज, जो विजिबल रीजन में हम देख पाते हैं, सातों रंग हम देखते हैं, हर तरह का रंग जो भी मिक्स करके हम देखते हैं, इस ऑल ओवर वर्ल्ड, दैट इज विजिबल रीजन में वो आता है। तो आप सोच लो विजिबल रीजन कितना इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। हमारी जो आंखें हैं सिर्फ इसी रीजन को देख पाती हैं, हमारी आइज विजिबल रीजन को ही देख पाती हैं। फिर उससे कम होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है? जैसे आप कोई भी चीज़ हीट करते हो, लोहे को हीट करा आपने या कोई भी ऑब्जेक्ट हीट करते हैं तो वो गर्म लगता है, हमें छूने में गर्म लगता है, तो वहाँ पर कौन सी रेज होती है? इंफ्रारेड रेज होती है, जो केवल हीट तक होती हैं। ठीक। माइक्रोवेव रेज उससे थोड़ी कम होती है, जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें माइक्रोवेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स जो होती हैं, ये रेडियो वेव्स जो होती हैं वो होती हैं जो दूर संचार में यूज़ होती है ना, हमारी टेलीग्राम और इन सब में जो यूज़ होती हैं, डेट इज कॉल्ड रेडियो वेव्स हो गई। ठीक है, ठीक। अब इसमें ये सारी जो रेज होती हैं ये सब इनविजिबल होती हैं, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती हैं वो सिर्फ विजिबल रीजन की, बाकी ये सब इनविजिबल रीजन की होती हैं। क्लियर हो गई बात? अब इस विजिबल रीजन में ये आपने लिख लिया वेवलेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। इस विजिबल रीजन में आप एक चीज लिख लो, ये जो विजिबल रीजन है ये कौन कौन से कलर इसमें होते हैं? इसमें होता है वॉयलेट, ब्लू, पहले इंडिगो आएगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर होते हैं। इनकी आप वेवलेंथ लिख लो कितनी कितनी होती है। इसको रब कर रही हूं, उसके बाद हम लिखते हैं। चलिए, विजिबल रीजन इसमें लिखिए, ये सारी सब जितनी भी हैं एंगस्ट्रॉम में हैं, एंगस्ट्रॉम यूनिट 3800 टू 4300 तक। ये 4300 से 4600 तक, ये 4600 से 5000 तक, ये 5000 से 5600 तक, ये 56 से 5950 तक, ये 5950 से 6200, 6200 से 7600। एग्जैक्ट नहीं, कम से कम लमसम आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी रेंज कितनी जाती है, लगभग 3800 4000 से 7500 वो 7500 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, ये रेंज हमारी विजिबल रीजन की रेंज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अपना हमारा आता है स्पेक्ट्रम, हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, देखिए स्पेक्ट्रम जो होता है दो टाइप का होता है। स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है एब्जॉर्प्शन,
स्पेक्ट्रम और दूसरा है एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये भी तीन टाइप्स के होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं इनके, वो लिख लीजिए। पहला हो गया इसका कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, सेकंड हो गया लाइन स्पेक्ट्रम, और तीसरा हो गया बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, इसको ऑल्सो कॉल्ड डिसकंटिन्यूस। दोनों नाम लिख लीजिए आप, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो और हमें पता भी होना चाहिए। एमिशन स्पेक्ट्रम भी यही टाइप होते हैं इसके में, ये भी कॉन्टिन्यूस, लाइन एंड बैंड। ऐसा क्यों, इसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू इसका आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहीं कुछ दिया होता है, कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं होती है किताबों में, तो ये मैंने क्लैरिटी के साथ काफ़ी सर्च करके तब मैंने आपको बताया है ये, कि हमें पता होना चाहिए कोई चीज़ क्या है, कितने टाइप की है। ठीक है, चलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है, पहले हम इसको समझें। हमने कहा जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करे, सनलाइट एब्जॉर्ब करे, सनलाइट में सारे कलर हैं, ठीक है भाई सारे कलर हैं, उसने एब्जॉर्ब कर लिया। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कोई भी, उसने सारे कलर धूप में रखा रहा और सूरज के सारे कलर जो थे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए उसने। अब सनलाइट को हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब उससे कहा कि तू अपना प्रकाश निकाल, उसने अपनी जो एनर्जी निकाली उसने केवल ग्रीन कलर की लाइट दी, बाकी सारे रंग एब्जॉर्ब कर लिए। तो जो उसने एब्जॉर्ब किया डेट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और उसके बाद जो लाइट उसने एमिट की डेट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है लाइट, एब्जॉर्ब हो रही है, कौन कौन से रंग एब्जॉर्ब हो रहे हैं, डेट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो सब आ जाएंगे जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और एमिशन स्पेक्ट्रम जो वो एमिट कर रहा है डेट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो आपने केमिस्ट्री की या फिजिक्स की किसी भी क्लास की कोई 1 घंटा क्लास ली, ठीक है, 1 घंटा क्लास ली, टीचर ने आपको 1 घंटे में खूब घोट के पढ़ा दिया स्पेक्ट्रम, या कुछ भी घोट के पढ़ा दिया। फिर जब आप 1 घंटे बाद क्लास से निकले तो आपसे पूछा गया आपने कितना पढ़ा, क्या क्या पढ़ा बताओ। आपने सिर्फ पूरे 1 घंटे की क्लास में सिर्फ उसका चौथाई भी नहीं, उसका 1/10 पार्ट ही बताया कि भाई मुझे तो नहीं याद है। तो आपने एब्जॉर्ब सारा कर लिया, जितना टीचर ने पढ़ाया सब एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन एमिट कितना किया, बस थोड़ा सा, कि भाई अब तो मैं सब भूल गया, मुझे तो बस ये थोड़ा सा याद है, यही है। ये आपका एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो बहुत सारा था, लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम ये हो गया। बात क्लियर हो गई। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझ सकते हैं इस तरह से कि आपको याद रहे, इसलिए मैंने बताया। बात क्लियर हो गई, ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में नोट करते हैं। सबसे पहला आ गया हमारा, लिखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें लिख लीजिए द लाइट emitted from a source is made
to pass through an absorbing material and then examined with a spectrometer, the obtained spectrum is called absorption spectrum. ठीक है, एक सोर्स से लाइट एमिट हुई और उसको एब्जॉर्बिंग मटेरियल के पास ले आया गया और देखा गया, तो जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? लिख लिया आपने? ठीक, अब इसमें इसकी एक फिगर बना लीजिए। जैसे मान लिया ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, ये 3 टाइप की एनर्जी है और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट। ये तीनों टाइप की एनर्जी इस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। ये क्या है? डिटेक्टर स्पेक्ट्रोमीटर, ये स्पेक्ट्रोमीटर है। अब इसने क्या करा, सपोज करो उसने बी वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, इस बी वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक, और बाकी एनर्जी कौन सी पड़ी स्पेक्ट्रोमीटर पर? ए एंड सी वाली एनर्जी पड़ी। तो जो हमें ग्राफ मिलेगा, वो किस टाइप का होगा? वो इस टाइप का होगा। ए और सी मिलेगा, बी इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो स्पेक्ट्रोमीटर उस रेस को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। वो किसको डिटेक्ट करेगा? जो वो छोड़ देगा, जो वो रेस छोड़ देगा, तो उनको डिटेक्ट करेगा। जैसे मान लिया, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रीन कलर का कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लिया ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है, इस पे सनलाइट पड़ रही है। यहाँ सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, और ग्रीन ग्लास है मान लो, ठीक, ये सनलाइट के 7 कलर्स इसके ऊपर पड़ रहे हैं और ये एमिट कौन सा कर रहा है? ग्रीन कलर एमिट कर रहा है, ठीक है, तो वही तो हमें दिख रहा है। तो ग्रीन तो उसका एमिशन हो गया, लेकिन एब्जॉर्प्शन बाकी 7 कलर, ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी 7 कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिए। तो यहाँ पर जो लाइन आएगी वो सिर्फ एक आएगी, वो आएगी सिर्फ ग्रीन कलर की। क्यों? बाकी सब उसने एब्जॉर्ब कर लिया। स्पेक्ट्रोमीटर क्या देखेगा? जो उसने छोड़ा वही तो देखेगा। तो वो क्या है, उसने क्या क्या एब्जॉर्ब कर लिए? सारे एब्जॉर्ब कर लिए, बाकी जो बचा ग्रीन कलर वो यहाँ पर शो होने लग गया। दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर? ठीक है, अब इसके जो टाइप्स थे, ठीक है, हम उनको अलग से पढ़ लेंगे क्योंकि तीनों में 3 बार है, इनको बार बार लिखना सही नहीं है। पहले आप एमिशन लिख लीजिए कि एमिशन क्या होता है, उसको और समझ लीजिए। एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये क्या चीज होती है? अब इसमें हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट ने जो एब्जॉर्ब किया था वो नहीं, जो उसने निकाला वही उसका एमिशन स्पेक्ट्रम बन जाएगा। पहले आप इसमें लिख लीजिए, व्हेन द लाइट emitted directly from a source is examined with a spectrometer, the emission
spectrum is obtained। ठीक है, कैसे? वही हमने अभी क्या लिखा था, ए, बी और सी, 3 टाइप की लाइट्स पड़ रही हैं इस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, ये बी वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, अभी हमने ये पढ़ा था। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे जो बची वो सब दिख रही थी, लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम पे क्या होगा, जो डिटेक्टर स्पेक्ट्रोमीटर हमारा होगा उस पे क्या होगा, उस पे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, केवल एक ही लाइन आएगी बी की, क्योंकि ये बी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एमिट कौन सी करेगा, ये वाली एमिट करेगा, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। ये कौन सी एमिट करेगा, बी वाली। तो जो एमिट करेगा वही तो स्पेक्ट्रोमीटर उसको देखेगा, दैट इज बी। क्लियर हो गई बात? अब यहां से उसने ये सब सोर्स से ले ली अपनी एनर्जी, अब ये क्या एमिट कर रहा है, ये देखो, अब ये क्या एमिट कर रहा है, बी वाली, दैट इज बी। तो इसमें बी का हमें ग्राफ मिल जाएगा, दैट इज बी। क्लियर हो गई बात? हमारे जो टाइप्स थी उसमें सबसे पहला है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, लगातार, लाइट लगातार आ रही है। ठीक है, दैट इज कंटिन्यूस, कोई भी बीच में रुकावट नहीं है। इट मेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, it is continuous in nature। Bends, 2 मिनट, इसको भी तो हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, जो कंटिन्यूस होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेनबो, रेनबो कैसा होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जैसे हमें एक ऐसा स्पेक्ट्रम मिला जिसमें सारे कलर्स जो हैं कंटिन्यूस हैं। यहां पर आप विवग्योर होता है, इस टाइप के अलग अलग कलर्स आप उसमें दिखा सकते हो, दैट इज विवग्योर। ठीक, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गई बात? ये रेड हो गया। इस तरह से आप अपने यहाँ सारे रंग लगा के दिखा सकते हो, मतलब एक लगातार रंग आ रहे हैं, जैसा हमने रेनबो में देखा ना, लगातार एकदम जुड़े हुए आते हैं, उसमें बीच में गैप नहीं होता, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस। और जहां बीच में गैप है, दैट इज डिसकंटिन्यूस। क्लियर हो गई बात? दैट इज कंटिन्यूस। अब ये जो कंटिन्यूस होता है, ये कैसा हो गया, रेनबो के टाइप का। क्लियर हो गई बात? अब हम नेक्स्ट आते हैं डिसकंटिन्यूस पे। डिसकंटिन्यूस का दूसरा नाम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम। बी आ गया, डिसकंटिन्यूस लिखो इसमें। इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ओब्लिक लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, ओब्लिक लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, लिख लो इसमें। इट इज मेड बाय वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज एटम्स, जैसे कि एटम्स। इट इज डिसकंटिन्यूस in nature, means gap occurs between lines। क्या होता है, गैप आ जाता है। जैसे हमारा ये प्रिज्म है, अगर डिसकंटिन्यूस होगा, जैसे एक रेस दी गई, ये मान लीजिए रेड रेस थी,
फिर उससे थोड़ा दूर छोड़कर येलो रेज आती है, फिर से थोड़ा दूर छोड़कर ब्लू रेज आ रही है, इस तरह का होता है, दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लिया स्पेक्ट्रम है ये, एक ये आई लाइन, फिर से कुछ दूर छोड़कर ये आई, फिर से कुछ दूर छोड़कर इस तरह से आई, दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस। वहां क्या था, आपस में जुड़ी हुई थी, यहाँ पर क्या है, बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस। यहाँ पर क्या हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है। आप समझने के लिए इसको लिख भी सकते हैं, क्लियर है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ग्राफ जो बनता है वो एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस। हो गया। अब हमारा कंटिन्यूस हो गया, डिसकंटिन्यूस, और एक बचा बैंड स्पेक्ट्रम। अब लास्ट हमारा रह जाता है बैंड स्पेक्ट्रम, लिख लीजिए। लास्ट है हमारा बैंड स्पेक्ट्रम। लिख लीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ number of bright bands with a sharp edge at one end but fading out at the other end। इसमें क्या होता है, बैंड होती हैं, पट्टियां होती हैं, और ये किस में होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल्स में जैसे CO2, NH3, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो स्पेक्ट्रा होगा बैंड होगा। बैंड किस टाइप से बनते हैं, जैसे ये पूरा एक बैंड बन गया, ठीक, फिर एक दूसरा बैंड बन गया, ये डेट इज कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रम। यहाँ क्या हो रहा है, बैंड बन रहे हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे बैंड स्पेक्ट्रम के मॉलिक्यूल्स का। लेकिन हम यहाँ पर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है, लाइन स्पेक्ट्रा होता है, जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो गया। चलिए, हमारा स्पेक्ट्रा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारी वेव नेचर जो है वो कंप्लीट हो जाती है पार्टिकल की।